नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं एक विशेष शो जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, शो की शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। दूर ही बैठे रहो, कोई साजिश ना करो। दूर ही बैठे रहो, कोई साजिश ना करो। सच तो ये है कि कोई नज़दीकी तुम्हारी अब सही नहीं जाती। दूर ही बैठे रहो, कोई साजिश ना करो। सच तो ये है कि कोई नज़दीकी तुम्हारी अब सही नहीं जाती। आज मेरे साथ है मेरा नया ये हम सफ़र। आज मेरे साथ है मेरा नया ये हम सफ़र। अब याद उसकी आती है, अब याद तुम्हारी नहीं आती। दोस्तों, आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें। हम यहाँ प्रियतमा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जो हमें घेरने के लिए ताक लगाए बैठी रहती हैं। तो हम चाहते हैं ये बीमारियाँ आपसे दूर रहें और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन में, जिसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता प्रकाश जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़े, हम देख लेते हैं मैम के ऊपर एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर गीता प्रकाश कभी फौजी तो कभी मॉडल, लेकिन हर रूप में एक डॉक्टर। एक डॉक्टर जिसका मकसद बस एक गरीब और जरूरतमंदों का इलाज। इस बार 28 फरवरी को विज्ञान दिवस की थीम थी विकसित भारत की कैटलिस्ट के तौर पर साइंस में महिलाएं। तो ऐसे में डॉक्टर गीता प्रकाश से बात करना बड़ा ही प्रासंगिक हो जाता है। बचपन में गीता प्रकाश ने एक सपना देखा था डॉक्टर बनने का। किस्मत देखिए, वो डॉक्टर बनी और वो भी फौज में। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर्स से डॉक्टरी की पढ़ाई की और फिर पहुंच गई भुज, देश की सेवा करने के लिए एक फौजी डॉक्टर के तौर पर। इसमें उन्हें साथ मिला अपने जीवन साथी का, जो खुद भी एक डॉक्टर थे और नेवी में थे। डॉक्टर गीता की फौज के शुरुआती दिन भुज में बीते, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने आम जनता की सेवा करने का मन बना लिया और फौज छोड़ आम जनता की डॉक्टर बन गई। बाद के दिनों में वो यूएन से जुड़ी और गरीबों और बेसहारा के इलाज में अपना वक्त गुजारने लगी। लेकिन उन्हें एक बात का एहसास था कि फ्री में इलाज करने पर कई बार लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फीस रखी 2 रुपए। डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि कई बार लोगों के पास वो 2 रुपए भी नहीं होते थे और 2 रुपए के बदले मरीज रोटी और नान तक लेकर आ जाते थे। इलाज करते करते उनके साथ एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक ऐसे मरीज से उनका वास्ता पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फोटोग्राफर था। फिर एक नई कहानी शुरू हुई, वो मॉडल बन गई। पहला शूट तरुण टहलियानी के साथ था। मॉडलिंग का सिलसिला आज भी जारी है। बेहतरीन आवाज की मलिका डॉक्टर गीता प्रकाश रेडियो जॉकी भी हैं। ज्ञान विज्ञान के शो में वो हमें बताने वाली हैं कि वक्त रहते हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बीमार ही ना पड़े। सही उम्र पर कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर रहे। वो हमें देने वाली हैं सेहत का मंत्र ताकि हम फिट और हेल्दी रहें। मैम, सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए। कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कहाँ से आपने फिर MBBS की पढ़ाई करी, कैसे आपने फ़ौज ज्वाइन करी? आई नो, बड़ी लंबी कहानी है वैसे, बट आई टेल यू। माय नानी जो थी हमारी, वो कश्मीर से थी। तो फाइनली हम लोग सेटल हो गए शिमला में आके। तो वहीं पे मैं स्कूल गई थी, एक लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। मेरी माँ वहाँ पे टीचर थी, उनके साथ हम रहते थे। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम फूल पौधों में बड़े हुए थे। बस फिर वहाँ से आई डिसाइडेड कि मैंने मेडिसिन करना है। पता, एक छोटी सी लड़की होती थी हमारे साथ और वो खेल नहीं सकती थी क्योंकि शी हैड अ होल इन हर हार्ट। तो जब भी वो खेलती थी उसका पूरा चेहरा ब्लू हो जाता था, उसको सांस चढ़ जाता था। फिर उसके पेरेंट्स ने सारा आपको अपना बेच बूझ के दे टुक हर अब्रॉड। उस टाइम एक डॉक्टर डैंटन कूली होते थे जो हार्ट सर्जन थे। उन्होंने ऑपरेशन किया तो जब ये वापस आई शी वॉज पिंक और हम खेलते थे तो हमारे साथ खेलती थी। मैंने तब सोचा था कि मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगी, क्योंकि मुझे लगता था एक भगवान ऊपर है और यहाँ हेल्प करने वाले तो डॉक्टर ही होते हैं। यही मतलब दिमाग में ऐसे घूमता था। फिर आई डिसाइडेड कि शिमला में मेडिकल कॉलेज खुला था, मम्मी ने बोला यहीं पे कर लो। मैंने कहा शिमले नहीं रहना, बाहर जाना है। फॉर्चुनेटली मुझे AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मिल गई एडमिशन। बस फिर पूना चली गई। वहाँ पे सच्ची वी ग्रू अप, क्योंकि हम जाते हैं व्हेन वी आर अबाउट 17-18 ईयर्स के होते हैं और जब निकलते हैं तो फिर 22 ईयर्स के होते हैं 5 साल के बाद। तो आई थिंक हमारा ग्रोइंग अप तो शिमला में ही हुआ था, पूना में हुआ था। बस वहाँ से देन डिसाइडेड कि फ़ौज ज्वाइन कर लेती हूँ 5 साल के लिए। तो तब मैं एक तो बॉम्बे में पोस्टेड थी। तो जैसे AFMC का जो माहौल होता है उसने कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दी होगी। यू नो, इट्स वेरी नाइस। एक तो पूरा बोर्डिंग होता है, देयर इज नो डे स्कॉलर।
यू हैव टू स्टे इन द हॉस्टल। तो उसमें क्या होता है, जो भी सीनियर्स होते हैं वो देखते हैं अच्छा शी इज़ गुड इन पेंटिंग, उसको पेंटिंग में ले जाते हैं। जो गेम्स या एथलेटिक्स हैं उनको एथलेटिक्स वो ज्वाइन करा देते हैं। जो ड्रामेटिक्स हैं, जो गाना गाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। सो आपके जो टैलेंट्स होते हैं अंदर, दे रियली लुक एट देम कि भाई हम इसको किस तरह से एक होलसम पर्सन बना दें, यू नो। सो दैट आई थिंक वो तो बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो बस हम इकट्ठे थे, वी वर 100 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। तो हम लोग इकट्ठे ही घूमते थे जहाँ जहाँ जाते थे। बट इट वॉज़ वेरी नाइस। उसमें से सब ज्वाइन नहीं करते हैं फ़ौज, डिपेंड्स। जैसे लड़कियों में फर्स्ट 10 लेते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है, बाकी दे डिसाइड वेदर दे वांट टू। So it is on the basis of merit that you can join फौज। यू कैन ज्वाइन। सो बस उसके बाद वी ज्वाइन द फौज। फिर मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई थोड़ी दिनों के लिए। आई मेट माई हस्बैंड ओवर देयर। वो बहुत सीनियर थे पर वो अपनी स्पेशलिटी कर रहे थे उस टाइम। तो वो क्या स्पेशलिटी थी उनकी? ही वॉज एन ENT स्पेशलिस्ट। ओके, एंड उनका नाम? तरुण प्रकाश। सो ही जॉइंड द नेवी। तो वो बॉम्बे में नेवल हॉस्पिटल था, लेकिन हम लोग इंटर्नशिप वहाँ कर रहे थे। तो बस दोस्ती हो गई, क्योंकि वो सेलिंग करते थे, मैं भी सेल करती थी। तो हम लोग जब बोट लेके जाते थे बाहर, वो कई बार बोलता था चल तू मेरे साथ। मैं कहती थी डूब जाऊँगी तुम, यू आर वेरी बैड, मैं नहीं चलती। तो इट वॉज वेरी नाइस। फिर हम इकट्ठे सेल करते थे, वी वन अ लॉट ऑफ रिगाटा। तो कैसे आपका शायद डिस्टेंस भी रहा होगा आफ्टर मैरिज एंड ऑल दैट, हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क? फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी भुज में, एंड हाफ वे थ्रू मेरी पोस्टिंग वी गॉट मैरिड। तो या मैं भुज में थी, वो बॉम्बे में थे, पर हम छुट्टी लेते थे, यू नो, ताकि इकट्ठे रह सकें थोड़ा टाइम। 2 महीने छुट्टी होती है फ़ौज में। सो इट वाज दैट। फिर बीच में आई कंसीव्ड ऑल्सो। फिर मेरी बेटी पैदा हो गई। फिर उन्होंने बोला तुम नेवी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा तुम अगर गारंटी देते हो कि हम इकट्ठी पोस्टिंग होगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं। सो दे सेड नहीं, वो नहीं हम बोल तो सकते। यही है कि एक्चुअली बहुत बेसिक सा सवाल है हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, मैं कहूँगी हर परिवार के लिए। आज की डेट में मैक्सिमम लेडीज़ काम करना चाहती हैं, वर्किंग वुमेन होना चाहती हैं, और आजकल परिवार भी प्रेफर करने लगे हैं कि जो है वो दोनों लोग काम करें, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई हो चुका है। उसको मेंटेन करने के लिए पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी है। तो आपने कैसे मैनेज किया अपने प्रोफेशन के साथ में अपने परिवार को? आपको जरूर सपोर्ट बहुत मिला होगा अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से। इट्स वेरी फनी, क्योंकि क्या हुआ कि मैं हमेशा बोलती थी कि आई विल लीव द सर्विसेज, क्योंकि मैंने इकट्ठे रहना है। फिर क्या हुआ, इनकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली। मेरी मदर इन लॉ अकेली थी, फादर इन लॉ की हमारी ही हैड पास्ड अवे। तो शी जस्ट सेड कि मैंने नहीं जाना है इधर से उधर, तो तुम गीता को और बच्चों को यहाँ छोड़ दो। तो वो तो चले गए। तो 8-9 साल मैं अकेली थी बच्चों के साथ विद माई मदर इन लॉ। मैं कहती थी जितना मैं बोलती थी इकट्ठे रहना है उतना ही है। बट इट वॉज़ नाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के साथ हम भी बड़े हो गए धीरे धीरे। उनके साथ खेलते थे, कहीं बाहर जाना होता था तो ले जाती थी, मम्मा साथ में चलती थी। तो इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। लेकिन मैंने स्कूल की नौकरी ज्वाइन की। आई वॉज अ डॉक्टर विद द स्कूल, जूनियर मॉडर्न स्कूल के साथ, क्योंकि मुझे लगता था फिर समर हॉलीडेज़ होती हैं तो मुझे वही छुट्टियां मिलती थी। जब दिवाली की छुट्टियां हैं तो हमें छुट्टियां मिलती थी। 8 बजे इकट्ठे सब जाते थे, 1-1:30 बजे तक घर आ जाते थे। तो इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। इसलिए मैं बोलती हूँ बेस्ट जॉब फॉर अ वुमन इज़ अ टीचर, क्योंकि उनके एटलीस्ट जब तक बच्चे छोटे होते हैं। तो पहले तो मैंने यही किया। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि पता है दोपहर को बच्चे तो खेलते हैं, सो जाते हैं जो भी। तो मैंने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया, UNHCR। वो रेफ्यूजीज़ के साथ काम करती थी मैं। अफ़गान रेफ्यूजीज़ उस टाइम बहुत थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 86-87। उसके बाद सोचा कि अच्छा ये तो मेरे सिर्फ 2 घंटे निकलते हैं, बाकी दिन मैं क्या करूं। देन आई स्टार्टेड डूइंग बैंक की नौकरियां। वो भी बोलते थे हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाओ। तो दोपहर मेरी ऐसे निकल जाती थी जब तक बच्चे अपना सो के उठ जाते थे। फिर शाम को घर में होती थी। फिर मैंने घर में एक क्लिनिक खोला। आपसे वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैं भी आपकी चैरिटी क्लिनिक में आई हूँ। मैं भी आपकी पेशेंट रही हूँ, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं भी आपकी पेशेंट रही हूँ। आपके घर में हर दिन मुझे लगता है 100-200 पेशेंट्स शाम के लाइन लगा कर बैठे होते हैं, और मेजरली उसके अंदर मेड्स होती हैं, उनके हस्बैंड्स होते हैं, वो लोग आते हैं आपसे मेडिसिन लेने। आपकी बहुत ही कम कंसल्टेशन फीस में आप उनका आपका इलाज करती हैं। मैंने शुरू किया था, मैं 2 रुपये लेती थी, पर मुझे लगता था कि
कुछ लेना चाहिए, नहीं तो उनको कदर नहीं होती है, उनको लगता है फ्री में दे रही है, पता नहीं क्या कर रही है। सो आई स्टार्टेड विद 2 रुपीज़। और ये जो रेफ्यूजीज़ के साथ काम करती थी वो बोलते थे हम आ रहे हैं, मैं कहती थी अगर आप आ रहे हो तो 2 रुपये लूँगी। उस टाइम वो 2 रुपये का अफ़गानी नान होता था, वो नान लेके आते थे कि भाई तुम ये ले लो, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहती ठीक है मेरे को रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। आप अपने पेशेंट की बहुत चहेती डॉक्टर हैं और आपको बहुत सारे लोग जानते हैं आपके सर्कल में। बहुत टाइम हो गया, अब देखो 30-35 ऑलमोस्ट 40 साल हो गए मुझे डिफेंस कॉलेज में। जी डिफेंस इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ बाकी नौकरियाँ करती हूँ क्योंकि मुझे घर चलाना पड़ता है, ये नौकरी करती हूँ क्योंकि इनकी दुआएं मुझे और मेरे बच्चों को जो लगती हैं और कहीं से नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर का जो पेशा है बहुत ही नोबल पेशा है और जितनी दुआएं आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हो ऐसा कोई पेशा नहीं है जहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हो। और ख़ास तौर से उन लोगों के पास जो प्रिविलेज नहीं है, जो बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उनकी हेल्प करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे आर वेरी गुड, लेकिन क्या होता है लाइनें बनी होती हैं बाहर, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर मुझे लगता है कि भाई दिस वन ये बहुत ही बीमार है, फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई या मेडिकल या कहीं पे चले जाओ, इन वन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पर जितना जो खांसी जुकाम पेट खराब कोई और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और एक दिन मैंने सोचा कि मैं बंद कर देती हूँ क्लिनिक, तो मैंने 1 हफ्ता नहीं चलाया। 30-40 औरतें आई मेरे को मिलने की, तुमने बंद क्यों किया? मैंने कहा मैंने सोचा बंद कर दूं। कहते हैं हमारे बच्चों को कौन देखेगा, उनके बच्चों को कौन देखेगा? मैंने कहा मैंने सबके लिए हुई है वो यू नो। जैसे हाँ आपको सबको देखना है। सो मैंने फिर शुरू कर दिया, मैंने कहा ये अच्छी बात है करना। चलिए आज के विषय पर अब हम आते हैं, जो विषय है हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन। और दर्शकों आप लोग डरिएगा नहीं, हम लोग बहुत सारे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे कैटेगराइज करके कि कौन सी स्टेज पे कौन सा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना पेन और पेंसिल निकाल लीजिए और नोट करते जाइए कि किसके लिए कौन सा टेस्ट बेहद ज़रूरी है और करना ही चाहिए। तो मैम हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि 2 लोग हैं अभी मिले हैं और वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, या मान लीजिए अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो शादी के लिए हाँ टोटली हाँ कहने से पहले कि आपको लगता है कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट आज की डेट में कराने चाहिए, बजाय कुंडली में लाने के लोगों को मेडिकल रिपोर्ट में लानी चाहिए, तो ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो अफेक्ट ना हो। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो लड़के और लड़की को कराने चाहिए बिफोर दे एक्चुअली गेट मैरिड? यू नो द मेन थिंग इज एक्चुअली कि उनके बेसिक ठीक होना चाहिए, मतलब शुगर नहीं होना चाहिए और थायराइड नहीं होना चाहिए, अगर है तो इट शुड बी ट्रीटेड। और एक और होता है थैलेसीमिया का टेस्ट। क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया एक ट्रेट है, मतलब अगर मुझे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई कैन टेक सम मल्टीविटामिन, ठीक हो जाऊंगी, मैं फुल बाइक। लेकिन अगर आई मैरी अ थैलेसीमिया माइनर एंड आई एम थैलेसीमिया माइनर, मेरा बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तब प्रॉब्लम होती है, बिकॉज देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैव टू बी गिवन। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। और भी ऐसी कोई कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम यूजुअली हम बोलते हैं कि कोई यू नो ये जो जैसे सिफिलिस एंड HIV ऐसे जो टेस्ट होते हैं ये भी एक बार कर लेने चाहिए। फिर हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, इफ़ आई एम नेगेटिव एंड माई हस्बैंड इज़ पॉजिटिव, देन वी हैव टू बी केयरफुल कि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो हम उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी होती हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर हम दोनों डायबिटिक हैं, चांस है कि बच्चा भी डायबिटिक होएगा, तो कंट्रोल में रखना चाहिए। जो भी इलनेस है उसको कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर तुम अनीमिक हो या तुम्हें और कोई भी बीमारी हो, कंट्रोल में होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड एंड कंसीविंग। सो बेसिकली कुछ जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया है, और इसके अलावा हम कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, आप अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र ना कर दें कहीं मिस्टेक से। तो आपको पहले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इससे ज़्यादा केयर किसी की क्या कर सकते हो कि आप उसको इन्फेक्शन नहीं दे रहे हो। तो सो यू शुड बी हेल्दी, अपना पूरा चेकअप कराओ, उसका पूरा चेकअप कराओ, इफ़ यू आर बोथ ओके। आई थिंक आज के ज़माने में अभी लोग फिर भी ऑफेंसिव हैं चीज़ के लिए। कोई अगर तुम लड़के वालों को बोलोगे भाई इसका चेकअप करा दो, वो बोलेंगे क्यों, हमारे लड़के में तो कोई कमी नहीं है, आप अपना चेकअप कराओ। और इसके अलावा अगर जो मेल है वो पॉजिटिव है, उसका ब्लड पॉजिटिव ग्रुप का है और फीमेल का नेगेटिव है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका पहला बेबी तो सर्वाइव कर सकता है और सेकंड बेबी ब्लू बेबी हो सकता है। तो इस केस में आपको वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है। सो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले ही सलाह कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, अब शादी हो गई और अब जो है पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स बनने की सोच रहे हैं, हमारा जो कपल सोच रहा है कि पेरेंट बना जाए। तो उसके लिए आजकल हम बेसिकली जो हमारी कंडीशंस है, टेस्ट है, वो सेम ही रहेंगे जो शादी के समय पे थे। लेकिन जो मदर टू बी मदर है, उसको कौन कौन से टेस्ट जो है बिफोर कंसीविंग कराने चाहिए? यू नो शी शुडंट बी अनीमिक,
उसका अगर थायराइड है इट शुड बी अंडर कंट्रोल, क्योंकि कभी कभी वो कंसीव नहीं कर सकते हैं अगर थायराइड बहुत हाई है। दूसरा एक अल्ट्रासाउंड हम करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत कॉमन है, कि अगर वो है तो हो सकता है शी विल हैव प्रॉब्लम्स कंसीव करने में। अगर कोई भी मतलब जैसे यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या कुछ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इफ जैसे मैंने बोला फैमिली हिस्ट्री हम देख लेते हैं तो उसी के मुताबिक, क्योंकि कई बार अगर वो डायबिटिक है, जब प्रेग्नेंट होती है तो डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो विच इज़ वाई अ फैमिली हिस्ट्री एंड योर ओन पर्सनल हिस्ट्री ये बहुत। तो आज की डेट में मैं देखती हूँ कि करीब 25-30 टेस्ट जो है वो डॉक्टर करवाती है मदर के लिए। लाइक रुबेला नहीं होना, ये वायरसेस जो होते हैं रुबेला MMR जो होता है, ये सब टेस्ट करके देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अदरवाइज कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है एंड बच्चे में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करती हैं टेस्ट एक टू बी मदर को, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये फालतू में है, बेकार है, नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो टेस्ट कराएं। हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप यू स्टार्ट ऑफ बाय बीइंग सिक तो एक तो वो बढ़ जाती है इलनेस, बिकॉज प्रेगनेंसी में एवरीथिंग बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, और दूसरी बात होती है आप ट्रांसफर भी तो कर रहे हो अपने बच्चों को जी, और तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने टेस्ट कराए। और इसके अलावा जैसे कि कुछ ऐसी डिसीज़ हमारे लिए HIV है, पर HIV लकीली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती है, बट बिफोर द डिलीवरी क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है HIV की? नो, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप टेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि वो ट्रांसफर तो नहीं हुई है उसकी। देन एंटी HIV वैक्सीन कुछ होती है जो कि बच्चों के लिए, सो हम बोलते हैं जो ये छोटे बच्चे होते हैं उनको वो HPV वैक्सीन बोलते हैं। HPV वैक्सीन सर्विक्स कैंसर के लिए होती है, सर्वाइकल कैंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, बट इवन अदरवाइज यू शुड जस्ट मेक श्योर दैट द मदर हैज हैड ऑल हर वैक्सीन्स okay, before she conceives. even the tetanus vaccine has to be given. Tetanus तो हम देते हैं during pregnancy. 2 injections लगते हैं, one at 4th month and one again after about 4 to 6 weeks. वो हम दे देते हैं। But otherwise by and large they are okay. बस टेस्ट किया करो। दूसरी बात when you are pregnant ये प्रॉब्लम होती है, कई बार ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और कई बार स्वेलिंग हो जाती है फीट में। These things need to be controlled. Especially वो कहते हैं हमें कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, हम क्यों अपने टेस्ट कराओ, हम क्यों दवाइयाँ खाएं, पर नहीं खाओ तो प्रॉब्लम होती है। एंड लाइक आई सेड अगर डायबिटिक हो तो वो चेक जरूर कराना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू कैन डू दैट आल्सो। एंड आई जस्ट वांटेड टू से जब प्रेग्नेंट होती हैं एंड इफ शी इज डायबिटिक देन शी कैन हैव अ प्रॉब्लम विद द बेबी। वो उनमें थोड़ी डिफॉर्मिटी होती है या बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चे, दे वेरी लार्ज फॉर साइज, फिर कभी कभी उनका जो फ्लूइड होता है अराउंड वो कम हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट। ओके, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोगों को अपने बीपी का ख्याल रखना चाहिए, शुगर का ख्याल रखना चाहिए और डाइट अच्छी लेनी चाहिए, और इसके अलावा हम लोगों को सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे हमारा जो बेबी है वो बेबी विल बी हेल्दी। एंड डू योर स्कैन्स रेगुलरली, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाओ। यू नो कहीं उनको लगता है कि अरे 6 महीने के बाद जाएंगे। A lot of the elderly ladies जिनको पहले वो बोलते थे कि हमारा तो कोई स्कैन नहीं होता था, इसको क्यों लेके जा रहे हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए। अब जब फैसिलिटीज हैं तो आपको ले जाना चाहिए। तो पहले जो डेथ की रेट थी बच्चे की वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और जो कि कभी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन आज की डेट में उसी में जो है वो फ़ायदा मिलता है अगर आप रेगुलर टेस्ट कराते रहो उसके। चलिए, बेबी भी बॉर्न हो गया, हेल्दी बेबी बॉर्न हो गया, और अब जब बच्चा बॉर्न हुआ है उस समय आपको ऐसे बहुत ही ज़रूरी टेस्ट हैं जो बच्चे को तुरंत डॉक्टर को करने चाहिए। देखो, डिपेंड्स, बच्चा इज बॉर्न, अगर उसको पीलिया है जो वी कॉल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, उसमें प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट डू यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो लाइक आई सेड समटाइम्स व्हेन द बेबी इज उसका बिलीरुबिन बहुत हाई हो जाता है, फिर वो उसको वो केस में डालते हैं स्पेशल फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट, एंड इवन अदरवाइज यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द फर्स्ट बेबी क्राइज एज सून एज ही इज बॉर्न, नहीं क्राई करता है देन यू कैन हैव प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। फिर हम बोलते हैं कि वो एपगार स्कोर, यू नो हिज पल्स, हिज रेस्पिरेशन, हिज ब्रीदिंग, ऑल दैट दे सॉर्ट ऑफ have a score, वो ठीक होना चाहिए। And now if the baby is normal, then उसके as soon as the child is born, फिर उसके vaccinations की शुरू हो जाती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि शुरुआत के कुछ दिनों में और फिर नेक्स्ट आने वाले महीनों में कौन सी ऐसी जरूरी वैक्सीन हैं जो हमको? BCG तो हम immediately लगा देते हैं at birth. Then you have the hepatitis B. फिर जैसे then you have the DPT.
then you give them the oral polio drops. Right. वो 3, 4, 5th month. फिर एक मीजल्स का वैक्सीन लगता है, फिर एक MMR, that's measles, mumps and rubella का 18 months पे लगता है. So throughout you have to keep vaccinating the child till he is 5 years old. 1.5 साल में लगता है लास्ट वाला, फिर 5 साल में DPT जो आजकल बूस्ट्रिक्स बोलते हैं वो लगता है और ओरल पोलियो देते हैं. फिर हर 5 साल में ये रिपीट होता है till the child is 15 years old. ओके. और अब नए वैक्सीन आ गए हैं, तो हम बोलते हैं टाइफॉइड हर 3 साल में, 2 साल की उम्र के बाद टाइफॉइड लगना चाहिए और फ्लू का वैक्सीन लगना और मेनिंजाइटिस के लिए भी शायद कोई नई वैक्सीन आई है. मेनिंजाइटिस के लिए मेनिंजाइटिस वी गिव, पर वो एंड चिकन पॉक्स. Okay. These are the other 2 that we give. Okay. Meningitis होता है, we follow it up. अगर कोई जैसे एपिडेमिक हो रहा है, स्कूल जाते हैं बच्चों में बहुत सारों को हो रहा है, then we normally like to give it. And chicken pox तो हमेशा देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. तो जैसे हमने अभी बात करी वैक्सीन्स की, इसके साथ साथ मान लीजिए बच्चा अभी 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं, ज़रूरी टेस्ट हैं जो हम बच्चों के डिफरेंट इंटरवल्स पे करा सकते हैं. या जैसे मैंने कहा, मैं जूनियर मॉडर्न स्कूल के साथ डॉक्टर थी, जी, स्कूल के साथ, तो मुझे लगता था कि वी मस्ट डू अ रेगुलर चेकअप, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, एक तो आंखें खराब हो सकती हैं, दांतों में प्रॉब्लम होती है, इन बच्चों में खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है. क्या होता है, एक बच्चे को हो गया, बच्चे खेल रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे को तीसरा, कई बार होता है कि 20 बच्चे बीमार हो जाते हैं खांसी जुकाम के साथ, बिकॉज दे ट्रांसफर इट सो क्विकली. तो हम क्या करते थे, एक तो फिजिकल चेकअप करते थे देखने के लिए कि उसका हाइट ठीक है कि नहीं, उसका वेट ठीक है कि नहीं. फिर हम आई वाले के पास भेजते थे कि ये ठीक से देख सकता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो सामने बैठे होते हैं उनको तो पता चल जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे क्या है. मैं देख रही हूँ आजकल मेरी क्लास में भी बच्चे जो हैं, चश्मा 30 से 40 to 50% बच्चे जो चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि इनकी आदत क्या होती है. सी आई डोंट ब्लेम एनीवन, पेरेंट्स आजकल सब वर्किंग है, कुछ भी होता है तो वो आईपैड पड़ा होता है या कोई फोन पड़ा होता है, वो बच्चे खेल रहे हैं उसमें. तो इस उम्र में आई फील कि बाहर मैंने इवन एक केस देखा है जहाँ पर छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा, उसको स्क्विंट हो गया था क्योंकि वो लगातार लेट के ऐसे आईफोन देखता था, तो उसको स्क्विंट हो गया था. और आईफोन जो भी फोन आप दोगे, इतना छोटा सा स्क्रीन है, एंड दे आर peering at it to play on that phone. चाहे वो गेम खेल रहे हैं या वो म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उनकी नज़र ऐसे होती है. प्लस दे विल नेवर होल्ड इट हियर, दे विल होल्ड इट लाइक दिस, क्योंकि जितनी पास में उनको दिखाई देते हैं उतना अच्छा लगता है. लाइट कभी ठीक होती है, कभी नहीं होती. तो हम हमेशा बोलते थे, यू नो, रेगुलेट द चिल्ड्रन, ताकि वो आगे बैठे पीछे बैठे तो उनको पता चल जाता है कि मेरे को ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा. जी, आगे बैठे हो तो यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड. तो इसीलिए आईज. फिर ENT, क्योंकि एडेनॉइड्स इन बच्चों में 12 साल तक, एडेनॉइड्स जो बिल्कुल नाक के पीछे होते हैं, दे आर लिटिल ग्रोथ, टॉन्सिल्स होते हैं, एडेनॉइड्स होते हैं. सो फॉर दैट जुकाम रहता है सारा दिन, वो बच्चा यूं करता रहता है क्लास में सारा दिन, तो वो होता है. दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. और एक डीवर्मिंग, मैं कहती हूँ सारे बच्चों को साल में, नॉट ओनली बच्चे पर, तो कहती हूँ पूरी फैमिली, साल में एक दफ़ा उनको पक्का डीवर्म करना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, अगर ना करो डीवर्म तो ये कुछ भी खा लेते हैं, किसी के टिफ़िन में से खा लेते हैं, एंड यू नेवर नो दैट दे आर, यू नो, वेदर दे आर ईटिंग प्रॉपर्ली और नॉट. उसका दूसरे का टिफ़िन साफ था, खेल के आते हैं, हाथ कौन धोता है? वो कहते थे शेर कौन नहाता है, तो हम नहीं धोने वाले, हम नहीं नहाने वाले. बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डीवर्मिंग रेगुलरली. सो आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, हाइट, वेट एंड टीथ, क्योंकि उस टाइम उनके मिल्क टीथ गिर रहे होते हैं, परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं. जस्ट टू एक्सप्लेन टू देम व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली. तो ये एक छोटी सी एक रूटीन हमने बना दी थी. 5 साल वो बच्चा यहाँ होता था, फिर सीनियर स्कूल, तो वही कागज हम भेज देते थे सीनियर स्कूल की, यू कीप अ रिकॉर्ड. आप एक हेल्थ कार्ड बनाते थे, जब तक बच्चा स्कूल में है उसके एंट्री लगातार उसमें होती रहेगी, और उसी में वैक्सीनेशन लिख देते थे कि कौन सा वैक्सीन कब देना है, क्या करना है. सो इट वाज लाइक अ मेडिकल रिपोर्ट एट द चाइल्ड. इसके अलावा आई थिंक एक जो हमारी फ्लू की भी वैक्सीन आती है, जो हम हर साल एक बार लगा सकते हैं. तो जो आप ये मेडिकल चेक कैंप लगाते थे, ये कितने इंटरवल पे बच्चों के लिए लगाते थे? साल में एक दफ़ा लगाते. एक ही बार. अगर कोई बच्चा कंप्लेन करे किसी चीज़ के लिए ऊपर, देन वी यूज्ड टू सी. अब जैसे मैं जूनियर स्कूल में थी, वहाँ पे हमारे पास 2-3 जुवेनाइल डायबिटिक्स थे. कभी वो बेहोश हो जाते थे क्योंकि शुगर यूज्ड टू फॉल, वो खाना नहीं खाते. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट. 2-3 हमारे पास थे जिनको एपिलेप्सी थी, तो उनको फिट पड़ जाता था वहाँ पे लेटे, क्लास में बैठे बैठे सडनली बच्चा यूज्ड टू गेट सो स्कैर्ड. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नीड अ डॉक्टर
टू बी देयर इन द स्कूल टू सी कि क्या हो रहा है। एक तो ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा अगर एस्थमेटिक है या ऐसे है तो उनकी जो दवाइयाँ होती थी हम सेपरेटली बना के रखते थे। टीचर जब वो सीनियर स्कूल क्लास में जाते थे हम बोलते थे भाई इस बच्चे को ये है, कोई प्रॉब्लम है, सो दे नीड अ फॉलो अप। बस थोड़ा सा परहेज करो, ध्यान करो। पर जनरली ये जो कंडीशंस आप बता रहे हो ये सिम्टम बेस्ड ही पहचान में आती होंगी, हम रेगुलरली तो इन चीज़ों का चेकअप नहीं कराते हैं। हाँ अग्रीड, पर पता कई पेरेंट्स जो डायबिटिक्स होते हैं वो अपने बच्चे का भी चेक करा लेते हैं। जो जिनको थायराइड होता है वो चेक करा लेते हैं। बच्चा इतना मोटा हो रहा है पता नहीं चल रहा है क्यों, चेक करो। तो बेसिकली पेरेंट्स जो ऑलरेडी इस कंडीशन में हैं दे शुड बी डूइंग दिस काइंड ऑफ चेकअप्स फॉर देयर किड्स आल्सो, क्योंकि वेरी वेरी हाई चांसेस कि बच्चों में बच्चे को तो होएगा। ओके एक ना एक बच्चे को कुछ ना कुछ एपिलेप्सी हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया और थायराइड प्रॉब्लम्स आल्सो। थायराइड प्रॉब्लम, दीस आर द फोर। और आई थिंक बच्चों की हेल्थ कार्ड पे एक एलर्जिक होता था हमेशा है कि कोई दवाई से, अब आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट सारे बच्चे, ग्लूटेन इंटॉलरेंट। तो ऐसा क्यों है कि पहले नहीं होते थे और अब होते हैं? लगता है कि पहले क्या होता था, हमें तो बोलते थे दूध पियो और जाओ, वी हैड नो ऑप्शन। आजकल दे आर मोर आई से मॉलिकॉडल, वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि भी अच्छा बच्चा अगर बीमार हो जाता है दूध पी के तो मे बी ही इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, वो भी बोलता है अच्छा दूध मत पिलाओ थोड़े दिन और देखो, देन दे फील कि हाँ बस इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना लूज मोशंस हो रहे हैं ना ये उल्टी कर रहा है, हो सकता है इज लैक्टोज। तो पहले वी नेवर हैड द ऑप्शन, हमें वो बोलते थे दूध पियो स्कूल जाओ। नाउ दे थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू नो, बट वी आल्सो यूज्ड टू जस्ट ग्रो अप एज वी वर। ग्लूटेन और लैक्टोज टॉलरेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है आज की डेट में, हर कोई ध्यान दे रहा है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अभी बच्चा हमारा टीनेज हो जाता है, तो टीनेजर जो है बच्चा, उसके लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन या कौन कौन से टेस्ट हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? सो टीनेजर्स लाइक यू सेड, पहले बिटवीन द एज ऑफ 9 and 15 और 18 हम लड़कियों को तो HPV जो मैंने बोला था सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाते हैं। बाकी द वैक्सीन्स आर द सेम, इट्स टाइफॉइड, इट्स फ्लू एंड ये DPT बूस्ट्रिक्स जो हम बोलते हैं वो हम लगाते हैं टिल द एज ऑफ 15। वेरी ऑफन वी गिव इट एट 20 years ऑल्सो। और अब क्या होता है, स्कूल से निकलते हैं बच्चे, दे ऑल गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, राइट, सबको वैक्सीन लगते हैं। वो मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, कई बार वीजा की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू ऑल द वैक्सीन। और तो ये तो हुई वैक्सीन के बाद, इसके अलावा बच्चों के जो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ऐसा कौन से टेस्ट या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रों में रख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है, ये डिसीज़ तो नहीं है? आई थिंक लड़कियों में खास तौर से PCOS वेरी कॉमन, सो अल्ट्रासाउंड एक करा लेना चाहिए बाय द टाइम, यू नो, इफ यू नो। पहले हम बोलते थे इरेगुलर पीरियड्स हैं तो कोई बात नहीं, इट्स एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स, मतलब ओव्यूलेशन अभी शुरू नहीं हुई है तो वो गड़बड़ होएगी थोड़ी सी। लेकिन क्या होता है, हमें अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अगर PCOS है देन सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी डन, दैट इज वन। और हम बोलते हैं the other thing is because as they grow older they become more aware of themselves, so we used to have little talks to the girls and the boys, क्योंकि now they're going to start their periods, it's very embarrassing, the parents used to say भाई आप ही बात कर लो, so I used to take a little class for all the girls in class 5, कि those who have started not started उनको पता होना चाहिए। The boys, you see boys are also becoming mature, they also want to know what is happening, why isn't she allowed to swim, why am I being told to swim, इनको कैसे छूट मिल जाती है हमको नहीं। So नॉट सो मच इन डिटेल, लेकिन हम थोड़ा बहुत बोलते थे कि आपके हार्मोन्स, जैसे तुम्हारी आवाज़ बदल रही है, तुम्हारी दाढ़ी आनी शुरू होगी, छोटी छोटी मुच्छें आ रही हैं, वैसे लड़कियाँ भी चेंज होती हैं। सो वी यूज्ड टू ट्राई एंड एक्सप्लेन टू देम दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉर्मल, नेचुरल, और ये सिर्फ आपको नहीं हुआ है, आपके फादर मदर को भी हुआ है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को भी हुआ है, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल टू ग्रो लाइक दिस। तो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में बात करनी पड़ती है टू द चिल्ड्रन। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि आप ही PCOS के हम बात कर रहे थे, ये तो काफ़ी कॉमन हो गया है गर्ल्स के अंदर, और इवन मैं देख रही हूँ कि मेरी क्लास में 17 साल 18 साल के बच्चे हैं, बीटेक का पढ़ाती हूँ, तो उनको भी थायराइड का इशू है, PCOS है, दे ओवरवेट है। यू नो दिस फास्ट फूड थिंग दैट हैज हैपेंड, सबको लाइक आई सेड एवरीवन इज वर्किंग, वो बच्चा घर में है, रो रहा है, शोर मचा रहा है, चलो पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, अभी कोई है नहीं बनाने के लिए, क्या खाना है तूने, अच्छा बर्गर खाना है, ऑर्डर कर। I always say Sundays you can give them what they want. बाकी दिन घर का खाना खाना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, रात को लेट सोना, and food is
needs to be regulated. It has to have a lot of fibers and थोड़ा सा ध्यान nutrients. रखना चाहिए कि वो फ्रूट भी खाए, दही भी खाए, थोड़ा सा फाइबर भी जरूरी होता है, अदरवाइज दे ऑल हैव स्टमक प्रॉब्लम्स. व्हेन आई वाज देयर वो सब आते थे, बोलते थे हमारे पेट में दर्द है. क्यों? डिड यू गो टू द लू इन द मॉर्निंग? नो, बिकॉज टाइम नहीं होता है एंड नोबडी हैज द टाइम टू फीड देम यू नो द काइंड Right. ऑफ फूड. So I think it's a little bit of time should be given to that child. I feel it's important. बच्चे सुनने भी तो चाहिए ना आप. वो भी है क्योंकि वो एक दूसरे की सुनते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं. जी जी जी, जो ट्रेंड में होता है बच्चे जनरली उसी को अपनाते हैं. अब आते हैं 30-40 की तरफ. तो अभी जो हम लोग हैं वो ना तो यंग रह गए हैं, ना तो हम लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं. उस समय कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज जो है वो लोगों को आते हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना अच्छी चाहिए? बात है कि जब बच्चे ज्वाइन करते हैं एनी कंपनी, उनका एक प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप होता है. Okay. तो बाय एंड लार्ज उनका ब्लड टेस्ट होता है, उनका किडनी, लिवर, शुगर, थायराइड, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे चेस्ट. इस उम्र पे बच्चे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुरू करते हैं. सो दे हैव टू मेक श्योर कि उनके लिवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है फैटी लिवर है कि क्या है. दूसरी बात है कि एज यू ग्रो ओल्डर, मैं कहती हूँ 40 साल तक आपकी बॉडी आपको देखेगी. 40 साल के बाद आपको आपकी बॉडी को देखना है. पर इफ यू डोंट बिल्ड अप योर बॉडी प्रॉपर्ली, फिर देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम. तो इस टाइम पे बेसिक ब्लड टेस्ट होने चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, एक ECG होना चाहिए. आजकल जो बीमारियां 60 साल में हो रही थी अब 40 साल में हो रही हैं. यू सीन हार्ट अटैक्स हो जाते हैं किसी को, या उनकी जो अस्थमा हम बोलते थे बुढ़ापे का है, कुछ नहीं है अभी, सीजनल है, ऐसे कुछ नहीं, अब सारा साल होता है. क्यों? क्योंकि डस्ट, पोल्यूशन, all this. So basic checkups plus an X-ray and ECG as well as in young girls, हम बोलते हैं एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का भी करना चाहिए, so that you know कि सब ठीक है. ओके. After 40 we do mammograms. Okay. उससे पहले हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड करते हैं. ओके, सो मेमोग्राफी का जो लोअर वर्जन है, कहेंगे कि कम टॉक्सिक वर्जन है, दैट इज द या टॉक्सिक आई वोंट से, पर क्या होता है ना, एक्सरे जनरली मेक एक्सरे में अभी ऑल से उसमें रेज बहुत होती हैं, उनका बहुत प्रॉब्लम होता है. लेकिन आई फील दैट एवरी ऑल्टरनेट ईयर कर लेना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. या और अल्ट्रासाउंड हम करते हैं क्योंकि इस उम्र में व्हाट वी कॉल फाइब्रो एडेनोमा, छोटी सी गिल्टी हो जाती है ब्रेस्ट में. हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, बट यूजुअली इट्स फाइब्रो एडेनोमा. इट नेवर टर्न्स इनटू कैंसर, पर फिर भी एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करा लेना चाहिए. फिर पता होता है कि सब ठीक है. पोस्ट प्रेगनेंसी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम वंस यू फेड द चाइल्ड, फिर हमको देखना होता है कि ब्रेस्ट हैज कम बैक टू नॉर्मल. तो बेसिकली हमें 30-40 की उम्र में जो है अपने हार्ट का ख्याल रखना चाहिए, किडनी और लीवर का ख्याल रखना चाहिए, उनके टेस्ट कराने चाहिए लीवर के. क्योंकि हम सब बाहर खाना खाते हैं उस टाइम पे. यू आर अर्निंग मनी, यू हैव अ यंग फैमिली, यू से चलो बाहर खाना खाओ. मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा खाया करो, बाकी टाइम घर में खाना खाया करो. या और इसके अलावा जैसे कि आजकल जो है शादियां लेट हो रही हैं या शादियां नहीं भी हो रही हैं, और शादी हो भी गई तो बच्चे लेट हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं. तो ऐसे केस में जो खासतौर से जो फीमेल है, क्या उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर तुम्हारा जो एंटी मुलेरियल हार्मोन होता है AMH, विच टेल्स यू कि कितनी क्षमता है तुम में टू कंसीव, वो कम होता जाता है एज यू ग्रो ओल्डर. सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. ये जहाँ हम हमेशा बोलते 30-35 तक अगर बेबी नहीं हुआ है एंड यू वांटिंग टू हैव अ बेबी लेटर, ये पहले चेक किया करो अपना थायराइड, दिस AMH एंड हार्मोनल प्रोफाइल एंड एन अल्ट्रासाउंड, कि आपका सारा कुछ अंदर ठीक है ना. देन यू कैन स्टिल कंसीव टिल योर 40-42. इट कैन हैपन. पर हम बोलते हैं पहला बच्चा तुम्हें 30-35 तक कर लेना चाहिए, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ. पर ये तो वो बात हुई जब जो लेडी है वो चाहती है बच्चा बाद में, पर अगर उसको बच्चा नहीं होता है या वो नहीं चाहती है, उस केस में भी क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो हमारा पैरामीटर्स हैं किसी फीमेल के, क्या वो गड़बड़ा जाते हैं? नॉट रियली गड़बड़ा, बट इन द सेंस कि जैसे उम्र बढ़ती है सबके चेंज तो होते ही हैं, वैसे उसके भी चेंज होंगे. जैसे यूट्रस कैंसर के चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस, देयर मोर चांसेस इन अ नॉन प्रेग्नेंट, जिसने बेबी नहीं पैदा किया है, उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है. परसेंटेज बढ़ जाती है. वेरी बट वेरी माइनर, इतना नहीं होता है, बट हो जाता है. और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग आजकल की जो है फीमेल्स नहीं कराना चाहती हैं, उनके ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी गुड, नॉट ओनली फॉर द बेबी, फॉर द मम्मा ऑल्सो. आई सी दैट यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, वी हैव टू गो बैक टू वर्क, 3 महीने के बाद बंद कर दो. पर एक और बात मैं बोलूँ, पहले हम बोलते थे कि इट्स गुड टू ब्रेस्ट फीड, 1 साल तक कर सकते हो. अभी मैं बोलती हूँ लॉट ऑफ द मदर्स विल कम इन से कि 1 साल से हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, बच्चा कुछ खाता नहीं है, जब तक तुम उसको दूध पिलाओगे वो ऊपर का दूध नहीं पिएगा. ये एक
हैबिट आई हैव सीन इन लॉट्स ऑफ बेबीज। Yeah. तो इट्स गुड कि थोड़ी बीच में ना अपना यू शुड स्टार्ट गिविंग ऊपर का फीड थोड़ा सा साथ-साथ शुरू में, कर देना ताकि चाहिए। taste develop हो Taste जाए develop और हो फिर जाए। और आप वो भी- ना करे सारा और time। खास तौर से जब आप वर्किंग हैं तो आपको कभी ना मुश्किल कभी हो शिफ्ट तो जाती करना है ही फिर। पड़ेगा। That's right. इसके अलावा जो हमारे अगेन जो 40-50 के एज में पहुंचती हैं फीमेल्स खास तौर से, तो उनको जो है जोड़ों की बीमारी भी काफ़ी कॉमन होती चली जा रही है। आजकल लोग Correct. मंदिरों में भी कुर्सियों पे Arthritis. बैठ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई प्रिवेंटिव टेस्ट है या कोई So एग्जामिनेशन है? we do the calcium, we do the phosphorus, we do the vitamin D, and we do bone density. ये सबसे ज़रूरी होती है। एंड देन अगर एक पर्टिकुलर जॉइंट में पेन है या व्हाटएवर, फिर एक एक्सरे करके देख लेते हैं उसमें कुछ है तो नहीं। ब्लड ऑस्टियोआर्थराइटिस का टेस्ट नॉर्मल भी है कोई कि है इसके लिए? ब्लड लाइक आई सेड मेनली रूमेटॉइड ना हो, आर्थराइटिस, उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट RH होता factor. है, RH फैक्टर। RH factor. अदरवाइज बेसिकली द सेम सिमिलर टेस्ट यू डोंट हैव। मैं कहती हूँ जो आम जनता है उनके लिए एक बेसिक टेस्ट होता है। अगर उससे हटकर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू शुड डू मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ओके। अदरवाइज इट्स ओके। या फैमिली हिस्ट्री में अगर है कि माता को रूमेटॉइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस है देन यू शुड गेट इट डन। सो बेसिकली आप अपने जेनेटिक्स का ख्याल रख सकते हैं कि जेनेटिक्स में आपके फैमिली में कुछ हो या फिर आपको कुछ सिम्टम हो। इसके अलावा जो हमारे एज रिलेटेड टेस्ट हैं कि टीनेजर्स में ये टेस्ट किए जा सकते हैं या 40-50 के एज में ये या 60 के एज में ये, तो इसी तरह से हम अपना ध्यान रख सकते, फॉलो अप रख सकते जैसे हैं। अगर 40 के एज में हम कर रहे हैं ECG एंड ट्रेडमिल एंड अगर उसमें कुछ नहीं दिखता है हम और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब तक वो 60 साल पे पहुंचते हैं हम कहते हैं एको भी करा लो। यू नो यू जस्ट कीप एडिंग ऑन अ टेस्ट जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि और चीज़ें खराब हो सकती हैं, सो विच इज़ वाई वी डू इट। फिर अगर लगता है कि उसमें कोई पॉजिटिव आया फिर CT एंजियो कराओ या एंजियोग्राफी कराओ। देयर डिपेंड्स कि हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर इलनेस। अगर कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर, फिर हम बोलते हैं एंड योर लाइफस्टाइल इज एंजियोग्राफी गुड। की आपने बात कही, तो एंजियोग्राफी के लिए ऐसे कौन से सिम्टम है जिसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है कि जरूरत है? अगर आपके ECG ट्रेडमिल और एको में प्रॉब्लम्स हो रही हैं देन यू हैव टू गेट एन एंजियोग्राफी डन। ओके। देन वी ऑल्सो डू कार्डियक मार्कर्स। अगर आपके लिपोप्रोटीन्स और ये सब बढ़े हुए हैं, हाँ, फिर या होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है या वी कोरिलेट एवरीथिंग, उसमें फिर वो एक्स्ट्रा टेस्ट कराना पड़ता है। या फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर हम कहते हैं भाई करा लो, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। ऑल्सो पहले हम करते थे सिर्फ CT एंजियो, अब हमें लगता है कई बार कि नहीं ये CT में शायद आए ना आए, एंजियोग्राफी करा लो। और उसी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम है हमेशा वो डॉक्टर बोल देगा टू द रिलेटिव्स कि अगर उसमें कुछ है तो मैं स्टेंट डाल दूंगा, नहीं तो फिर से उसको बाहर निकालो, फिर अंदर वापस लेके जाओ। CT एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी में क्या फर्क है? CT एंजियो इज अ CT स्कैन। वो छोटे छोटे स्लाइस ऐसे 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 कर ऑफ ऑल द आर्टरीज, सो यू कैन इमीडिएटली टेल कि इधर ब्लॉक आ रहा है। दिस इज व्हेन यू पुट इट इन, यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज कि आर्टरी यहाँ से जा रही है, ये पतली हो रही है, यहाँ पे वो उसका ब्लड आगे जा ही नहीं रहा है। वो इट्स मोर विजुअल, दैट्स द ओनली थिंग। ओके ओके। तो ऐसे ये दोनों। हाँ, सो बेसिकली पहले तो हम फिर सिर्फ CT एंजियो बोलते थे, बट नाउ वी से यू कैन ऑल्सो डू, आई मीन सम केसेस यू नीड टू डू कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल सिनेरियो निकल कर आ रहा है, वो है हमारा मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के लिए हमारा देश भी काफ़ी हद तक जागरूक कर रहा है लोगों को। अभी भी हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। डिप्रेशन की समस्या है, एंग्जाइटी की समस्या है, और ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों में हो रही है, छोटे बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी, खासतौर से जब वो इंटरनेट के वर्ल्ड से जुड़ते हैं, अकेले हो जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए। पता मेंटल हेल्थ आई वुड से इवन फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन दे आर यंग, तुम दो बच्चों में कितनी डिस्पैरिटी करते हो, तुम उसको सारा कुछ दे रहे हो, उसको नहीं दे रहे हो, तो पहले तो वहाँ से शुरू होता है और वो लेके जाता है टिल द टाइम ही इज ओल्ड। सच्ची बोल रही हूँ, आई हैव सीन इट इन सो मेनी चिल्ड्रन। हम लोग स्कूल में देखते थे। फिर थोड़ा बहुत इफ़ ही इज़, जैसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिक, अगर वो ठीक से लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, वो स्टैमर करता है, तो पहले तो वो आउटकास्ट बन जाता है, सारे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं, फिर उसका मेंटल क्या प्रॉब्लम होता है। देन अदर चिल्ड्रन हु आर एज दे ग्रो ओल्डर दे गो टू कॉलेज, फिर उनकी कितनी आधे आउट गोइंग, वो सबसे घुल मिल सकते हैं कि नहीं, फिर नहीं तो वो सेक्लूडेड हो जाते हैं। देन दे गो थ्रू मेंटल स्ट्रेस। इतने बच्चे आजकल आते हैं बिटवीन द एज ऑफ 20 and 40 हु आर, जो मेडिसिन ले रहे हैं टू कीप देम काम, या हमारी एंग्जाइटी बहुत है, हमारा स्ट्रेस बहुत है। हम लोगों ने सुना ही नहीं था, हमको बोलते थे जाओ खेलो सबके साथ, जाओ पढ़ाई करो सब। यू नो
सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए, एनवायरनमेंट इतना हम चेंज ज़्यादा हो गया सेंसिटिव हो गए हैं या स्ट्रेस ज़्यादा है? स्ट्रेस ज़्यादा है। हमारे में भी स्ट्रेस होता था, पर अलग किस्म का स्ट्रेस होता। हमारा होता था कि रबड़ गुम गया, कहाँ मिलेगा, वो टूट गया, मेरी पेंसिल ले गया। दिस वाज द काइंड ऑफ स्ट्रेस एज चिल्ड्रन। आजकल है उसने नाइकी के जूते पहने, मेरे कहाँ हैं, यू नो, वो चेंज हो गया है द टाइप ऑफ स्ट्रेस। देन हम लोग भी नौकरियां करते थे, हमारे भी कोई यू नो समबडी वुड बी डूइंग बेटर, ही वुड सुपरसीड यू कि भाई आई एम डूइंग, मैं तो उतना अच्छा करता हूँ पर उसको क्यों बना दिया, मुझे नहीं बनाया। देन यू वेंट ऑन विद योर वर्क। हम आई थिंक वी वर मोर अडेप्टिंग। आजकल बच्चों को सब कुछ ऐसे चाहिए, नहीं होता है तो स्ट्रेस, टारगेट्स नहीं पहुँचे स्ट्रेस, उनके बॉसेस ने कुछ बोल दिया या कुछ अगड़म सगड़म हो गई तो बहुत स्ट्रेस, नींद नहीं ठीक से आती क्योंकि सारा दिन ये लोग फ़ोन पे बैठे होते हैं या कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या आईपैड होता है। सो देयर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटी। अगर आप देखो, वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली प्ले आउटडोर गेम्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द फोन और दे आर वॉचिंग टीवी। एक और टर्म है विंटर डिप्रेशन और विंटर एंजाइटी। वो क्या होता है, 5 बजे 6 बजे तक डार्क हो जाता है, फिर क्या करो, एंड अगर कोई है ही नहीं किसी साथ बात करो या बाहर जाओ, ठंड होती है बाहर कहाँ जाओ, तो वो डिप्रेशन ज़्यादा हम बोलते हैं विंटर्स में आता है। और खास तौर से इंडिया में तो फिर भी 12-12 घंटे का दिन रात होता है, बाहर तो बहुत होता है वेस्ट कंट्री में। सो काफ़ी बच्चे जो जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अंडर ग्रेड या इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, वापस आके देखो तो दे आर ऑल ऑन सम काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। सो मेनी चिल्ड्रन, मैं कहती हूँ कि इतने बच्चे हैं क्या, बट देन आई फील कि इसी उम्र में होता है ना, हमारी उम्र में तो अब अल्जाइमर शुरू हो जाएगा या डिमेंशिया शुरू हो जाएगा, उसी पे आने वाली थी अभी। पर बच्चों, यंगर बच्चों में यही होता है जी। तो जो हम अब जो एज हो रहे हैं लोग 60+ हैं, उनमें अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम बात कर सकते हैं वो है पार्किंसन की या फिर अल्जाइमर्स की। तो इसके क्या इंडिकेशंस हैं और क्या हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? आई डोंट नो। वो बोलते हैं कि आई हैव ऑल्सो, वी ऑल रीड अबाउट इट, कि अगर आप अपना माइंड एक्टिव रखो तो फिर आपकी डिप्रेशन कम होती है, देन योर अल्जाइमर्स इज लेस, योर डिमेंशिया इज लेस, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कुछ करते हो। बेसिकली आपको रिटायर नहीं होना है। रिटायर हो जाओ तो यू शुड हैव अ हॉबी, या तो तुम पेंटिंग करो या गाने गाओ या यू हैव अ गार्डन और यू रीड बुक्स और यू लिसन टू म्यूजिक और यू जॉइन अ क्लब, या तुम रोज शाम को सैर करने जाती हो, 4 लोग और मिल जाते हैं सैर करने। पता है लोनलीनेस जो होती है ना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, I feel dementia and senile, you know. एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कल, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था जिसमें loneliness is the major factor for dementia. It was क्योंकि there's nothing to do. Today I get up in the morning, मेरे पास है ही नहीं कुछ करने के लिए, मैं क्या करूँगी? Whole day ऐसे लगता है कि पूरा दिन बैठा है, मैं क्या करूँगी सारा दिन? हम लोगों में क्या है, थोड़ा सा गार्डनिंग कर लिया, थोड़ा सा पियानो बजा दिया, थोड़ा सा पेंटिंग कर ली, लिसन टू म्यूजिक दैट यू लाइक, थोड़ा रील भी देख लिया। मैं कहती हूँ ये बुरी बात नहीं है, पर सारा दिन यू कांट बी डूइंग रील्स ना। और young, you heard about those 3 children who committed suicide. Yes. I mean, it was अनहर्ड ऑफ, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कुछ हो सकता है, पर है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये भी काफ़ी गड़बड़ करता है लोगों की लाइफ्स में, मुझे लगता है। पर एक ब्लू व्हेल भी गेम आया था जिसमें बच्चों में काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने लिए सेल्फ किल वाली कंडीशन थी, ब्लू व्हेल। और सिमिलर ये हमारा ये कोरियन गेम था जिसमें 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बट आई फील जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़े से फ्रेंड्स इकट्ठे होना शुरू कर दो, कॉफ़ी टुगेदर मे बी once a week or twice a week, एक यू लुक फॉरवर्ड कि अच्छा कल आ रहा है, वील मीट टुगेदर, थोड़ा सा बाहर जाएंगे। या दैट्स व्हाई आई से कि सिर्फ जिम नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट वॉक आउटसाइड, बाहर देखो फूल हैं, पौधे हैं, बर्ड्स हैं, एंजॉय योर वॉक आउटसाइड। We don't say take deep breath क्योंकि pollution इतनी है। Actually हम but by and large, breathe actually वहाँ जाके but by and large, you know, you need to, मैं कहती हूँ this human contact is so important, which is why I was telling you, ये जो AI बोलते हैं ना, it's going to take over the world. It can never take over the warmth of a human being. Right. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, they'll bless you कि मैं ठीक हो गई हूँ, बड़ी दुआएं हैं तुमको, you know। ये जो वार्मथ होती है ना फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। एंड वाई चिल्ड्रन शुड बी देयर फॉर द पेरेंट्स। देखो आजकल पेरेंट्स यहाँ रह जाते हैं, बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट, बट आई फील दैट इज दोज आर द पीपल जिनको ज़्यादा डिमेंशिया होता है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है फ़ोन कर ली वंस इन अ वाइल, वो भी बिजी हैं, आप भी बस अकेले बैठे हुए हो, सारा दिन वेट करते रहते हो कि शायद वो लंच पे आएगा, शायद वो डिनर के लिए आएगा, शायद वीकेंड पे आएगा, पर अच्छा ही इज़ वेरी बिजी, उसको काम बहुत है। So this connection is very important, I feel.
और for आजकल तो mental लोग बच्चे satisfaction. पैदा ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर they are उनका left क्या on their होगा? own. तो at least they are together then they have dogs and cats. You need to give your love to somebody. No? राइट सो ये तो बहुत सारी साइंस की हमारी बातें हो गई और हमारे प्रोग्राम का नाम है ज्ञान और विज्ञान, बिल्कुल। और साथ में हम कला भी इंक्लूड करते हैं और आपकी प्रतिभा जो है वो बहुमुखी है। तो आप हमें बताइए कि कैसे आपने डॉक्टरी के साथ साथ आपने रेडियो जॉकी का काम शुरू किया, कैसे आप एक मॉडल बन गई, ये पारी आपने कब शुरू करी और आप सक्सेसफुल काफ़ी रही इस फील्ड में, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए। You know, it was very strange क्योंकि मैं हॉस्पिटल में होती थी. There was an Italian photographer. वो आया था एक बार, बीमार था तो मैंने उसको दवाई दी थी. उसके बाद हर तीसरे दिन वो मेरे क्लिनिक के बाहर बैठा होता, कमरे के बाहर. I used to tell him, तुम क्यों आते हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? He said, बस I like the look of your face. आई एम अ फोटोग्राफर, मैंने आपकी फ़ोटोज़ लेनी. मैं कहती थी यहाँ हॉस्पिटल में कोई फ़ोटो नहीं लेते, जाओ तुम. तो फाइनली ये सर अच्छा मेरी रिपोर्ट्स भेजनी है वट एवर, एंड ही टुक माई ईमेल आईडी. फिर वहाँ से 15 दिन के बाद उसने बोला मुझे कोई फ़ोटोज़ भेजो अपनी. मैंने कहा हमारी कौन सी होती है, हमारी तो बच्चों के साथ फ़ोटोज़ होती हैं, वी नेवर टेक आवर ओन फ़ोटोज़. तो फिर मैंने अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर को फ़ोन किया कि भेज दो. फिर मैंने उसको भेजा तो ही सेड मैं अगले महीने आ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग अ शूट एंड आई वांट यू इन इट. सो मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब है. अब मैंने कभी अपने मतलब घर में मैंने किसी से नहीं बोला था. मैंने कहा दोपहर को आऊँगी 2 घंटे के लिए. कहते हैं हाँ 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा. I went and my first shoot was with Tarun Tehliani, wow. who's such a big name, you know. तो पहले मैं गई तो मुझे पता ही नहीं था किसका शूट है. तो मैं गई तो देखा ये सुंदर सी लड़कियां हैं, हैंडसम लुकिंग यंग बॉयज. मैंने कहा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बुढ़ी. I was 57 when I had that shoot. तो वहाँ पे बैठे. So he said you just wear this, do this. वो ऐसे you know they talk very quickly that you wear this, you do this, अच्छा wear this, stand here, sit here. जब हम बैठे वहाँ पे तो बीच में मुझे बिठाया एंड ऑल दीज पीपल वर अराउंड कि यू आर लाइक द बेगम, द यू नो बेगम ऑफ द थिंग एंड दीज ब्यूटीफुल वुमेन आर अराउंड यू. जब मैंने सामने देखा मैंने कहा फोटोग्राफर. पहले तो मैं उतर के उसको जोर से मैंने उसको हग किया कि कोई तो मैं जानती हूँ यहाँ तो, और मैं किसी को नहीं जानती. और पता वो मेकअप भी ऐसे फट 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 करके अच्छा यू गो, यू वेयर दिस नाउ, यू गो, ऐसे इतनी जल्दी जल्दी. एनीवे फिर मैंने किसी को बताया नहीं, घर आ गई मैं. तो 2 हफ्ते के बाद एक किताब आई जो मेरे हस्बैंड ने खोला. बीच का पेज खोला तो आई वॉज इन द मिडल विद ऑल दीज वुमेन. ही सेड ये कब किया तुमने? मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ कि मैं इधर से जुगाड़ करके घूम के चली गई थी. सो दैट वॉज द बिगिनिंग. फिर एक बहुत बड़ा ऐड आया था बाय डव for real women, not only models. So women from all moti, patli, teachers, doctors, architects, just journalists, सब इकट्ठे हुए थे. तो उस टाइम मेरी बेटी को किसी ने बोला कि तुम्हारी माँ का नंबर दे दो, वी वांट टू टेक हर फॉर दिस. सो शी टोल्ड मी मम्मा आप सोचो मत, जस्ट गो. मैंने कहा ये, शी सेड thousands of people are applying, वो तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाओ तुम वो चुप करके. सो आई वेंट. देन वी केम ऑन द फेमिना कवर, 3 of us. वो ड्रीम कम ट्रू. कौन सोचता है, हम जब यंग होते हैं हम कहते हैं फेमिना कवर में आएंगे, हम बिल बोर्ड्स पे होंगे. सो वी वर ऑन द बिल बोर्ड्स इन बॉम्बे. सो माई चिल्ड्रन यूज्ड टू से व्हेन वी आर ड्राइविंग एट नाइट ना, यू आर ऑल लिट अप की मम्माज वाचिंग, मम्माज वाचिंग. एक कहानी बन गई थी. बस फिर धीरे धीरे एवरीबडी सेड व्हाई डोंट यू डू दिस. अभी भी सब पूछते हैं तुम्हारा एजेंट कौन है. आई डोंट हैव एन एजेंट, आई ओनली हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट. उसमें कोई बोलता है कि हमने ये शूट करना है, आप करोगे. फिर अब 3-4 लोगों के साथ, 5-6-8-10 लोगों के साथ वो वापस बोलते हैं आंटी वी नीड अ ग्रैंड मदर, आंटी वी नीड अ दादी, आप प्लीज़ आ जाओ. तो ऐसे ही है बस. फिर वो इट जस्ट स्नोबॉल्ड. रेडियो पे भी आपने काम किया? रेडियो पे आई लव्ड इट. मैं गई थी किसी के शो पे एज अ कंसल्टेंट, एज अ गेस्ट. वो गई तो फिर अगली बार फिर से गई तो उन्होंने कहा यू स्टार्ट डूइंग इट टुगेदर. तो एक वहाँ होती थी जो AIR FM से आई थी, क्या ब्यूटीफुल हिंदी बोलती थी. उसने मुझे सिखाया कि हाउ यू हैव टू स्पीक इन हिंदी. कहती तुम बहुत अंग्रेजी टट करती हो, तुम हिंदी सीखो. सो आई सेड ओके. फिर थोड़े दिनों के बाद उन्होंने बोला आपका प्रोग्राम हम स्पेशल बनाएंगे वेयर यू हैव टू डू द शो और तुम अपने गेस्ट को बुला लेना. सो दैट इज हाउ आई बिकेम अ रेडियो जॉकी फॉर 3 years. क्या शो का आपका नाम था? इट वाज कॉल्ड मेडिकल म्याऊ. मेडिकल म्याऊ. इट वाज अ women चैनल कॉल्ड म्याऊ 104.8. तो वहाँ सिर्फ लेडीज का होता था. सो आई व्हेन दे सेड लेडीज मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग फॉर देम. तो वैसे शुरू किया. फिर मैंने फिर वो नोएडा चले गए, बहुत दूर चला गया था. देन आई डिड पंजाबी टीवी.
which was called मैं की करा, मैं बीमार हाँ मैं की करा. So the lady used to tell me कि तुम पंजाबी में बोल लोगी. मैंने कहा जो मेरे पेशेंट आते हैं ना एल्डरली सब पंजाबी में बात करते हैं, मैंने बहुत सीख लिया. So we did the show like that. तो जैसे आप मॉडलिंग करती हैं और आप काफ़ी मॉडल से मिली भी होंगी. मान लीजिए कोई मॉडल है जिसको जो 75 kg का है और उसको 60 का होना है, पतला दिखना है, तो आप सर क्या सजेस्ट करेंगी? क्या उसको ऐसा करना चाहिए? क्या वो एक्सपेरिमेंट खुद पे कर सकता है? एक्सपेरिमेंट इन द सेंस इट शुड बी सेंसिबल एक्सपेरिमेंट. ये लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइट या ऐसा डाइट करेंगे जिसमें सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं. किडनीज पे क्या होएगा? और अगर तुम इतना लूज करोगे, तुम कितनी देर दाल नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, सिर्फ नॉन वेज खाओगे, या कितनी देर तुम सिर्फ सूप पियोगे और फलानी चीज़ खाओगे. इट शुड बी अ बैलेंस डाइट. पर आजकल डाइटिशियंस आर मच बेटर, न्यूट्रिशनिस्ट एज दे कॉल देम, कि अब थोड़ा सा सेंसिबल डाइट शुरू हो गया है. सो इफ यू वांट टू लूज वेट, रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट ओनली डाइट, इट्स ऑल्सो एक्सरसाइज. जितना इनपुट होता है उससे ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए, तभी तुम्हारा वजन कम हो सकता है. सो सिर्फ डाइट करना इज, आई थिंक इट्स नॉट फेयर. आपका क्या मंत्र है फिट रहने का, ये बताइए. I walk every day. Okay. And I have a garden. तो मैं गार्डन में बहुत काम करती हूँ. रोज सुबह आधा घंटा वो करती हूँ. So all my bending, I can still bend. अब इतनी उम्र हो गई है हम लोगों की. बस मेन थिंग इज रेगुलरिटी. तो मैं बोलती हूँ फौज में जब हम थे, रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ स्केड्यूल यू हैव, टाइम मैनेजमेंट, कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. ये नहीं कि एक दिन किया तीसरे दिन बोला नहीं करना, ऐसे नहीं करती हूँ. तो इसका मतलब है जो आपका फौजी ट्रेनिंग थी वो आपको पूरी लाइफ में बहुत मदद की है, आज तक मदद की है. एंड रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, नॉट ओनली योरसेल्फ. मुझे लगता है वो बहुत जरूरी. और जो आपका जो जज्बा है दूसरों के लिए कुछ करने का, वो भी आई लव इट. कई लोग मुझे बोलते हो कि यू नो मोस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स हैव रिटायर्ड. ऐसे मुझे आई लव व्हाट आई डू. जब तक मुझे एंजॉयमेंट है मैं करूँगी. जिस दिन मैं सुबह उठ के बोलूँ कि मुझे काम पे नहीं जाना, मैं छोड़ दूँगी. तो हम अपने अब प्रोग्राम के समापन की तरफ हैं अब, और जाते जाते आप हमको एक कोई ऐसा केस बताइए जो केस आपके लिए हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल रहा हो और आप उसको सक्सेसफुली ठीक कर पाई हो. यू नो इन आवर फैमिली इटसेल्फ, मैं यही बोलूँगी कि हमारे यहाँ एक पार्किंसंस प्लस का पेशेंट थे और उनको सब ने बोला कि 2 साल से ज़्यादा ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव. लेकिन लुकिंग आफ्टर हिम और उनका डाइट का देख के, उनको जो भी फिजियोथेरेपी कराती थी, जितना योगा कराती थी, देखभाल करते थे, ही एक्चुअली लिव्ड फॉर 8 years. I think that was for me a very big thing. So how long he could live, like total? मतलब 8 साल. उन्होंने बोला था 2 साल में he can't live more than that. But 8 साल तक he was there. And he was okay. मतलब वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हुए थे. But that was very tough, क्योंकि एक तो अपनापन होता है और फिर लगता है कि am I doing the right thing? बीमार होते थे तो कहते थे हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, मुझे घर में ट्रीटमेंट करो. That was a little tough. पर मुझे लगता है कि विद ऑल एल्डरली पीपल, उनको अपनी एनवायरनमेंट से बाहर निकालो ना तो वैसे ही बीमार हो जाते हैं. So they should stay within their environment as far as possible. Not if they are sick, of course. फिर तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. पर कई बार क्या होता है, बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ आके रहो, तो वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि they are used to their own environment. तो बच्चों को आना चाहिए उनको मिलने के लिए. मैं यही बोलती हूँ. तो थोड़ा सा कुछ संदेश देके जाइए हमारी यंग जनरेशन के लिए अपनी तरफ से. जस्ट मेरे को लगता है स्ट्रेस फ्री एज फार एज पॉसिबल. इतनी टेंशन मत खाओ. टेंशन आती है तो चली भी जाएगी, रहती नहीं है कोई. Nothing lasts forever. और जितना हो सके एक थोड़ा सा रेगुलरिटी रखो अपनी लाइफ्स में. फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होती. मतलब योर एक्सरसाइज, योर डाइट, रेगुलर चेकअप्स, बीइंग हैप्पी एंड स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली. लोग के क्या होता है कि सारा काम ही सोचते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं. फिर बोलते हैं बाद में कि हमारे बच्चे नहीं सुनते. सो आई फील फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर विमेन, मी टाइम, कि आपने अभी मेहनत से बच्चों को भी बड़ा कर दिया, अपने हस्बैंड को भी देख लिया, इन लॉज को भी देख लिया, पेरेंट्स को भी देख लिया. थोड़ा सा आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए. नहीं तो दे गो इनटू डिप्रेशन. नहीं तो उनको लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमारे वैल्यू नहीं है. यू आर द फल्क्रम. मैं कहती हूँ तुम सबसे ज़रूरी हो. तुम्हारी फैमिली ऐसे है, तुम इधर तो को गए तो यहाँ लुढ़क जाएंगे, इधर लुढ़क जाएंगे अगर इधर गिरे. सो द वुमेन हैव टू रिमेंबर दैट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द फैमिली. वही जोड़ते हैं और वही उसको बिखेरते हैं. तो आई फील दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. तो हम इस प्रोग्राम को अब समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में, एक नए ज्ञान विज्ञान की बातों के साथ में.